नमस्कार दोस्तों, मैं विजया आपका विजया विद्यालय में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम राजस्थान के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। कल हमने राजस्थान का एक छोटा सा परिचय जाना। आज हम राजस्थान के इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठी करेंगे। सबसे पहले तो मैं अपनी बहनों को हैप्पी वुमेंस डे बोलना चाहूँगी और इसी के साथ आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हमारा दूसरा चैप्टर है राजस्थान का इतिहास। हम कक्षा 6 की हमारा राजस्थान का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है आज राजस्थान का इतिहास। चित्तौड़गढ़ जिले के छोटे से गांव भाटोली का छात्र रमेश दीवार पर लगे राजस्थान के मानचित्र को ध्यान से देख रहा था। उसने अपने शिक्षक से प्रश्न किया, सर हमारे राज्य का नाम राजस्थान है, तो हमारे क्षेत्र को मेवाड़ क्यों कहते हैं? मेरे मामा जोधपुर रहते हैं पर वो कहते हैं कि हम मारवाड़ में रहते हैं, ऐसा क्यों? तो यहाँ पे एक शिक्षक और एक बच्चे की आपस में बातचीत हो रही है। वो बच्चा मेवाड़ मारवाड़ इन क्षेत्रों के बारे में टीचर से पूछ रहा है कि ये सब क्या है, जबकि वर्तमान में उनके नाम उदयपुर जोधपुर इस तरह से हैं। तो प्राचीन समय में इनका नाम मेवाड़ मारवाड़ था। तो बच्चे के मन में तो जिज्ञासा होगी ना जब ऐसे नाम सुनेगा। तो शिक्षक ने कहा, रमेश ये मेवाड़ मारवाड़ हमारे क्षेत्र के प्राचीन नाम है। राजस्थान जो आज हमें दिखाई देता है, पुराने समय में ये एक ऐसी राजनीतिक इकाई नहीं था। प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपदों एवं अंचलों में विभक्त था। ये जनपद एवं अंचल भौगोलिक स्थान अथवा वहाँ रहने वाली जाति के नाम से जाने जाते थे, जैसे जांगल, मरु, अर्जुनायन, शिवी, मेवाड़, हाड़ौती। तो ये हमारा महाकाव्यकालीन राजस्थान का मानचित्र है। इसमें देखिए ये जो दिखाए गए हैं जनपद, कौन कौन से जनपद दिखाए गए हैं? जांगल, मत्स्य, सूरसेन और मरुकांतर। तो आगे हम इसके बारे में ही थोड़ा जानकारी इकट्ठा करेंगे। इस वाली जो बुक में कक्षा 6 के स्टैंडर्ड के अनुसार दिया हुआ है। आगे की जब हम धीरे धीरे आगे की क्लासों का सिलेबस कवर करेंगे तो इसमें डिटेल से सब कुछ दिया हुआ है। प्राचीन भारत में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने राज्य या जनपदों का निर्माण आरंभ किया। प्राचीन भारत में जो आर्य लोग थे उन्होंने अपनी छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने राज्य या जनपदों का निर्माण आरंभ किया था। महाभारत एवं संहिता ग्रंथों में राजस्थान के कई जनपदों का उल्लेख मिलता है। अब ये पूछा जाए कि राजस्थान के कई जनपदों का उल्लेख प्राचीन जो काव्य है उनमें भी मिलता है, कौन कौन से? महाभारत है, संहिता ग्रंथ हैं, इन सब में मिलता है। तो सबसे पहले हम किसका अध्ययन करते हैं? मरु। ऋग्वेद सहित हमारे पौराणिक ग्रंथों रामायण, चरक संहिता, महाभारत एवं बृहद संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन आता है। मरु प्रदेश का रामायण, चरक संहिता जो चरक द्वारा लिखी हुई है, महाभारत और बृहद संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन आता है। मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था। आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र कौन सा था? मरु प्रदेश, जिसमें वर्तमान के बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर एवं बाड़मेर के कुछ भाग सम्मिलित थे। मरु प्रदेश इसके अंदर वर्तमान के कौन कौन से जिले हैं? बीकानेर है, नागौर है, चूरू है, गंगानगर है, जैसलमेर, बाड़मेर। जैसे हमने ऊपर देखा मरु प्रदेश, मरुकांतर, ये वाला एरिया। कालांतर में इस क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ कुरु, मद्र तथा जांगल नामक जनपदों का निर्माण हुआ। इसके पास में ही अन्य जनपद कौन कौन से बन गए? कुरु बन गया, मद्र बन गया तथा जांगल नामक जनपदों का निर्माण हो गया। जांगल, इस जनपद में वर्तमान बीकानेर, नागौर एवं जोधपुर का कुछ भाग आता था। हमने पहले कई बार पढ़ा है कि जांगल जो बीकानेर के नरेश थे वो अपने आप को क्या कहते थे? जांगलधारी नरेश। क्यों? क्योंकि वो जांगल जनपद में आता है। बीकानेर का जो हिस्सा है वो जांगल जनपद में आता है। तो इस जनपद में वर्तमान में तो बीकानेर है, नागौर है, जोधपुर है और इसकी राजधानी का नाम क्या था? अहिछत्रपुर। हमसे पूछा जाए कि जांगल की राजधानी का नाम क्या था? अहिछत्रपुर, जिसका साम्य वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है। जिसका साम्य
मतलब अहिछत्रपुर वर्तमान में क्या है, वर्तमान हमारा नागौर। पौराणिक आख्यानों के अनुसार यादव वंश के बलराम एवं श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरे थे। जांगल प्रदेश से पुराणों में लिखा गया है कि जब कृष्ण और बलराम द्वारिका जा रहे थे तो जांगल प्रदेश से ही वो गुजरे थे। तो ऐसा कौन सा जनपद है जिससे पौराणिक आख्यानों में कहा गया है कि कृष्ण और बलराम यहाँ से गुजरे थे? तो हमारा आंसर होगा जांगल। मत्स्य, अब हम मत्स्य के बारे में पढ़ते हैं। इस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। मरु प्रदेश का तो हमें रामायण, चरक संहिता, महाभारत और बृहत संहिता में। मत्स्य जनपद का किस में मिलता है? ऋग्वेद में। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर बैराट थी। यह जनपद अलवर एवं जयपुर के मध्य स्थित था। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युआन चांग ने भी किया है। आप देखो, इसकी हर लाइन में क्वेश्चन बना हुआ है। जैसे मत्स्य जनपद का उल्लेख किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी का नाम क्या था? विराटनगर या बैराट। वर्तमान में यह मत्स्य जनपद कहाँ स्थित है? अलवर और जयपुर के मध्य। इस स्थान का वर्णन किस चीनी यात्री ने किया? युआन चांग। आगे मैं आपको इन चैप्टर से एक टेस्ट पेपर भी बनाऊंगी, उसमें इसके जो मोस्ट क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपको बना के दूंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। मौर्योत्तरकालीन राजस्थान, इसमें कौन कौन से आ गए? योद्धे आ गया, अर्जुनायन आ गया, मालव आ गया और शिवी आ गया। ये सारे जनपद आ गए। अब हम पढ़ते हैं सूरसेन। सूरसेन जनपद राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर तथा करौली के अधिकतर भूभाग प्राचीन सूरसेन जनपद में सम्मिलित थे। इस जनपद की राजधानी मथुरा थी। सूरसेन में वर्तमान में कौन कौन से आते हैं? भरतपुर, धौलपुर और करौली। भरतपुर, धौलपुर और करौली, और इसकी राजधानी का नाम मथुरा। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय में सूरसेन या सोरसेन का उल्लेख किया था। यूनानी लेखक थे जो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के, जब सिकंदर शासक था उस समय भी सूरसेन का एक और नाम क्या है? सोरसेन। इसका उल्लेख किया गया है। बयाना प्रशस्ति में भी सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। कौन सी प्रशस्ति में? बयाना प्रशस्ति में। बयाना भरतपुर के पास ही है, तो वहाँ पे भी सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक पंजाब और टक्क की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बस गई। इनमें अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध कौन कौन सी जनजातियां? मालव, शिवी, अर्जुनायन आदि जातियां प्रमुख थी। शिवी एक जाति भी है जो कहाँ से आके बसी है? सिकंदर के आक्रमण के पश्चात पंजाब और टक्क की कुछ जातियां राजस्थान में बस गई थी। कौन कौन सी बस गई थी? मालव, शिवी और अर्जुनायन। तो एक शिवी जनपद भी है और शिवी एक जाति भी है। शिवी आधुनिक उदयपुर के पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर का संभागीय प्रदेश में शिवी जाति ने आधिपत्य स्थापित किया। इसका नाम शिवी क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे पंजाब से आई हुई शिवी जाति ने अधिकार स्थापित कर लिया, इसलिए शिवी जनपद के नाम से जाना जाता था। शिवी की राजधानी मध्यमिका या माध्यमिका, जिसके अवशेष चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव में मिलते हैं। अब ये देखिए, शिवी जनपद कहाँ पर स्थित है? आधुनिक उदयपुर। राजधानी का नाम मध्यमिका या माध्यमिका, जिसके अवशेष कहाँ मिलते हैं हमें? चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव में। इस भूभाग को क्या कहा जाता है? मेदपाट या मेवाड़ तथा प्रागवाट भी कहा जाता है। हर लाइन में क्वेश्चन है। राजस्थान बोर्ड की पुस्तक अगर कोई सीरियसली पढ़ ले तो वो कहीं भी नहीं रुकेगा, उसका सिलेक्शन होके रहेगा। चलो आइए देखते हैं आगे का। अर्जुनायन। भरतपुर, अलवर प्रांत के अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। भरतपुर और अलवर प्रांत के जो अर्जुनायन जाति थी वो किस लिए प्रसिद्ध थी? अपनी विजयों के लिए, मतलब वो हमेशा विजयी होते थे। अर्जुनायनों ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया था। अगला जनपद है मालव। मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट नगर था, जो वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है। मालव शक्ति का केंद्र कौन सा था? नगर, जो वर्तमान में कहाँ पर है? टोंक जिले में। कालांतर में ये अजमेर, टोंक एवं मेवाड़ क्षेत्र तक फैल गए।
टोंक, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ का क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता था। मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख नानसा भीलवाड़ा में लगा है। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख कहाँ पर मिलता है? नांदसा भीलवाड़ा। मैं सारे मोस्ट क्वेश्चन आपको एक टेस्ट पेपर में डाल के दूंगी, सॉल्व कराऊंगी आपसे वो। योद्धे, राजस्थान के उत्तरी भाग का योद्धे भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। संभवतः योद्धेयों ने ही उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट किया। गुप्त काल तक भी ये गणतंत्रीय व्यवस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में बनी रही। गणतंत्रीय कबीला था, इसका अर्थ समझे आप। योद्धे राजस्थान के उत्तरी भाग का एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। गणतंत्र, दो तरह की शासन व्यवस्थाएं प्रचलित थी जनपदों में। कौन कौन सी? गणतंत्रीय और राजतंत्रीय। राजतंत्रीय में राजा का बेटा ही राजा बनेगा। राजतंत्र में क्या होगा? राजा का बेटा ही राजा बनेगा। जबकि गणतंत्र में राजा जनता स्वयं चुनती थी। गणतंत्र में चुना जाता था राजा, और पदानुक्रम से उसको वो कुर्सी नहीं मिलती थी। पदानुक्रम मतलब राजा का बेटा राजा बन रहा है, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, उसका बेटा। गणतंत्र, वर्तमान में भी तो गणतंत्र व्यवस्था है। तो भारत में वर्तमान में गणतंत्र है। इसका मतलब क्या है? हमारा जो शासन अध्यक्ष है वो चुना जाता है, पदानुक्रम से उसको वो पद नहीं मिल रहा। तो इसी तरह योद्धे एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। गुप्त काल तक भी ये गणतंत्रीय व्यवस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में बनी रही। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों ने इन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा। परंतु 5वीं सदी के बाद के हूण आक्रमणों ने यहाँ के गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। 5वीं सदी में जो हूणों ने आक्रमण किया, उसके बाद ये गणतंत्रीय व्यवस्था समाप्त हो गई। वृहद संहिता, देखिए, वृहद संहिता नामक ग्रंथ में इनके पतन की चर्चा है। गणतंत्रीय जनपद जो थे उनके पतन की चर्चा किसमें है? वृहद संहिता नामक ग्रंथ में। इसके बाद ये जनपद अन्य नामों और सीमाओं को लेकर सामने आते हैं, जैसे मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, मेवात। ये सारे क्षेत्र बाद में अलग अलग नामों से सामने आते हैं। मेवाड़, प्राचीन शिवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा गया। हमने ऊपर भी पढ़ा था कि इसको मेवाड़, प्रागवाट, इस तरह के नाम भी दिए गए शिवी जनपद को। तो मेवाड़, प्राचीन शिवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा गया। आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा जिले मेवाड़ राज्य के क्षेत्र रहे थे। इस क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा। गुहिल सिसोदिया किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप मुझे कमेंट में बताना कि गुहिल सिसोदिया वंश कौन से राजा का है। नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर आदि समय समय पर इसकी राजधानी रही। यहाँ की बोली कौन सी है? मेवाड़ी। मेवाड़ की बोली है मेवाड़ी। वागड़, राजस्थान के 2 क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते थे। कई बार हम गाइड में वगैरह से तैयारी करते हैं तो उसमें वागड़ किसको दिया हुआ है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र वागड़ नाम से जाना जाता है। राजस्थान बोर्ड में ये फैक्ट दिया हुआ है, और मैंने किसी पुस्तक में नहीं देखा कि राजस्थान में 2 क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते थे। कौन कौन से? पहला तो था डूंगरपुर बांसवाड़ा का, जो हम सभी जानते हैं, और दूसरा पिलानी के पास नरहड़, भादरा, नोहर तथा कन्ना का क्षेत्र। तो राजस्थान में 2 क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते हैं। कौन कौन से? डूंगरपुर और बांसवाड़ा का, और दूसरा पिलानी के पास नरहड़, भादरा, नोहर तथा कन्ना का क्षेत्र। किंतु अधिकतर दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा के भूभाग को ही वागड़ या वागड़ कहा गया, और इसकी बोली को क्या 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 कहा गया? वागड़ी। वागड़ की बोली वागड़ी, मेवाड़ की मेवाड़ी। मारवाड़, प्राचीन मरु प्रदेश ही कालांतर में मारवाड़ कहलाया। 7वीं सदी में इसके मंडोर, जोधपुर क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। बाद में इस क्षेत्र पर राठौड़ वंश का आधिपत्य स्थापित हो गया। अब है हाड़ौती। आधुनिक बूंदी और कोटा का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। वर्तमान में भी हम उसको हाड़ौती के नाम से ही जानते हैं, हाड़ौती क्षेत्र। प्राचीन काल में इस भूभाग पर मीणा जनजाति का आधिपत्य था। मीणा वंश का बूंदा के नाम पर ही बूंदी का नामकरण हुआ।
कालांतर में चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तभी से इस भूभाग को, यहाँ की बोली को हाड़ौती कहा जाने लगा। ये देखिए, शेखावटी, मेवात, माड़, मारवाड़, ढूंढाड़, मेवाड़, हाड़ौती और वागड़। ढूंढाड़ जयपुर एवं उसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ नाम से प्रसिद्ध रहा था। 12वीं सदी में कछवा राजपूतों ने यहाँ की स्थानीय जनजाति के मीणों और बड़ गुजरों को परास्त कर अपने राजवंश की नींव डाली। इस क्षेत्र की भाषा ढूंढाड़ी कहलाती है। अगला जनपद है हमारा मेवात। मेवात अलवर भरतपुर का वह क्षेत्र है जहाँ पर मेव जाति की अधिकता रही। वो क्षेत्र क्या कहलाता है? मेवात कहलाता है। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन खान मेवाती था, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। नाम से ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम है, तो बाबर के साथ खड़ा होकर राणा सांगा के विरुद्ध लड़ा होगा, लेकिन ये राणा सांगा की ओर से लड़ने वाला मुस्लिम था, हसन खान मेवाती। इन सब अंचलों के अतिरिक्त भी राजस्थान के कुछ अन्य क्षेत्र जैसे जैसलमेर को माड़ या वल्ल, जोधपुर का दक्षिण भाग गुजरत्रा, प्रतापगढ़ को काठल, झालावाड़ का क्षेत्र मालवा, चूरू, झुंझुनू, सीकर वाला क्षेत्र शेखावाटी, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान और इसके विभिन्न क्षेत्र भूगोल और परिस्थितियों के फलस्वरूप अनेक बोलियों, वेशभूषा, व्यवहार और परंपराओं का धनी है। शिक्षक द्वारा अपनी बात समाप्त करते ही रमेश और उसके साथियों को ऐसा लगा कि वे राजस्थान के हर अंचल को समझ चुके हैं। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? लगा होगा आपको भी ऐसा ही। चलो इसकी शब्दावली की बात कर लेते हैं। अंचल, अंचल का अर्थ है क्षेत्र। ऋग्वेद, ऋग्वेद प्राचीन ग्रंथ है और प्रथम वेद है। जो हमारे 4 वेद हैं उनमें से प्रथम वेद कौन सा है? हमारा ऋग्वेद। क्षत्रप, प्रांत का मुखिया या राज्यपाल, भारत में शक जाति के शासकों हेतु प्रयुक्त। अब कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं इसमें। मत्स्य जनपद की राजधानी थी। मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? विराटनगर। कोटा बूंदी वाला क्षेत्र, कोटा बूंदी वाला क्षेत्र बताइए। हाड़ौती। अब ये दोनों रिक्त स्थान की पूर्ति वाले आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है? तो इसी के साथ ही आज हमारा वीडियो पूरा होता है। कल हम इसका अगला चैप्टर इतिहास जानने के स्रोत ये कंप्लीट करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। थैंक यू।